इतनी बड़ी ऑडियो लीक, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। एक खानदान की हुकूमत हो तो फिर वो होता है जो अब लीक्स के जरिए से सामने आया कि यहाँ जो गुफ्तगुएं होती हैं उनमें डिसीजन मेकिंग होती है। जो मुल्क चला रहे हैं उनका भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना चाहिए कहीं से या नहीं बनना चाहिए? बेईमान होना बड़ा जरूरी है, चोर होना बड़ा जरूरी है, लूटना बड़ा जरूरी है। पैसे इतने हो कि आपकी तरफ कोई देख ना सके। बीमारी है कि मेरी चोरी माफ कर दो। जो ऑडियो के अंदर डिस्कशन हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है वो साबित हो गया। बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं इस ख्याल का इजहार करूं कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर दिस शो मोटर नोटिस। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान के अंदर हर आए दिन एक नई खबर आती है और वो खबर पिछली तमाम खबरों को पीछे छोड़ जाती है। गुज़िश्ता 24 घंटे से जिस खबर ने हमें हैजानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है वो मुबैना ऑडियो लीक का बड़ा डेटा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कम व बेश 100 घंटे का डेटा है, 8 GB का डेटा है और वो डार्क वेब पर फॉर सेल है। तो पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के लिए, जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्सट्रीम, आप इसको इंस्टीट्यूशन ना कहें, बहरहाल ऑफिस तो है और उस ऑफिस की अपनी एक रिस्पेक्ट है, सेंटिटी है और सिक्योरिटी प्रिवेल होनी चाहिए। वहाँ क्या हुआ है और वाकईतन ऐसा हुआ है नहीं हुआ, इसका फॉरेंसिक कौन करवाएगा, जिम्मेदारान कौन है, उनको हेल्ड कौन करेगा, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हमें सिर्फ एक शख्सियत दे सकती हैं, पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर जनाब डॉक्टर बाबर आबान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वेलकम सर, आप तो माशाल्लाह इतने सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, कानून के ऊपर भी जो आपकी राय है उसकी अपनी एक अहमियत है। ये जो कुछ हुआ है, इतनी बड़ी ऑडियो लीक, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, आई मीन कहाँ स्टैंड करते हैं हम? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच फारूक साहब। इस पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ लें। वेरी राइट। जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, ये तो ज़ाहिर है इन्होंने बेतौकीर कर दिया, ऑफिस सरज़मीन बेआइन बना दिया। अब साबित हो रहा है ना सारा जो हम कह रहे थे जी। लेकिन जो एग्जेक्टिव हेड है पाकिस्तान का, वो आइनी तौर पे उसकी हैसियत एक रियासत के मैनेजर की है, चीफ मैनेजर आप कह सकते हैं, चीफ एग्जेक्टिव को उसकी हैसियत है। इसलिए वहाँ सारे जाते हैं, हर तरह के लोग, सारे महकमे जाते हैं, सारे इदारे जाते हैं, सारा हमारा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जाता है, पूरी आर्म्ड फोर्सेस जाती हैं। जुडिशरी से बाहर अगर रब्ता हो ना हो हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से और सूबे के लेवल पे एडवोकेट जनरल के ज़रिए से होता है। मुकदमात में असरअंदाज नहीं होते लेकिन बाकी उनके काम होते हैं, इनके काम होते हैं और वो आपस में एक ब्रिज टूटता नहीं है कभी भी। ये मेरा एक्सपीरियंस एज अ लॉ मिनिस्टर भी और बाकी जो मैंने मिनिस्ट्री देखी है उनका भी। एक पहलू ये। फिर ये है कि यहाँ जो गुफ्तगुएं होती हैं उनमें डिसीजन मेकिंग होती है। मिसाल के तौर पे हमें पहले पता लग गया था कि इंडिया हमला करने लगा है। जब मोदी कहता था कि मैं अंदर घुस के मारूंगा, तो वो गालावान का जो दर्रा था उस जरिए से वो आना चाह रहा था उस वक्त स्कर्दू पे। अच्छा। ताकि ये जो सिल्क रूट है इसको वो काट दे, और ये उनका इनिशियल प्लान था। आज पता नहीं ये पहले किसी ने कहा या नहीं कहा। फिर उन्होंने ये प्लान भी बनाया हुआ था कि किसी और जगह से वो दर अंदाजी करें और फास्ट ट्रैक आएँ, और इसीलिए वो फॉल्स फ्लैग करते रहते थे कि फलानी जगह ये हो गया। जब हमें पता लगा तो वो मीटिंग कहाँ होनी थी? वो मीटिंग ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में होनी थी, और ब्रीफिंग्स इधर उधर होती हैं फाइनल डिसीजन के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर PMO जिसको कहते हैं, ये सारे फैसले होते हैं। एक जिस दिन मैं उस रात का चौथा गवाह हूँ, 3 और लोग थे, 4 और लोग थे, सॉरी, मैं 5वां उसका हिस्सा था जिस दिन उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ। जी, एबटाबाद वाला हुआ। और फिर वो जब हुआ उससे लेके और सुबह तुलू होने तक, और जो प्रेसिडेंट ओबामा के लॉबी में चलते हुए वो भी हमने सारा इकट्ठा बैठ के, और ये सारा कहाँ होता है? वहाँ होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी सैंक्टिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रियासत के सारे इदारे वहाँ जाके पॉलिसी मेकिंग के लिए अपना इनपुट देते हैं। अब अगर तो गवर्नमेंट हो तो फिर ये होता है, लेकिन अगर एक ख़ानदान की हुकूमत हो तो फिर वो होता है जो अब लीक्स के ज़रिए से सामने आया। उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। एक दूसरा, मैं आपसे ये एक्सपीरियंस बयान करना चाहता हूँ
कि बतौर मिनिस्टर के जब मैं दूसरी दफ़ा हल्फ लेके इमरान खान की कैबिनेट में गया तो उस वक्त ये टैबलेट्स हमने इस्तेमाल करना शुरू किए थे पहली दफ़ा। और इसके लिए हमारा एक टेली कम्युनिकेशन का जो नेशनल इदारा है, बड़ा रेप्यूटेड इदारा है। एक दफ़ा हमारे साइंस मिनिस्टर ने उनको बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार किया, फिर मैंने उनके लोगों को अपने पास बुलाया। अच्छा। और फिर मैंने उनको समझाया कि ये जो हम उस वक्त हम EVM पे लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए, और उसके लिए डिस्प्ले करने के लिए हमें जो मशीन बननी थी वो उस इदारे के तवस्सुत से बननी थी। राइट। इसलिए मैं उसके बारे में फेयरली जानता हूँ कि वो क्या इदारा है, बड़ा मोतबर इदारा है। ये उसके बनाए हुए टैबलेट्स थे जो हमें मिनिस्टर्स को दिए गए। इस्तेमाल इस तरह होते थे कि हम वहाँ पे जाते हैं, कुछ शौकीन एक दो हैं जो हाथ में पकड़ के घर ले जाते थे, बाकी सारे वहाँ छोड़ आते थे। वो प्लेस्ड होते थे वहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक। हम जाते हैं, मोबाइल बाहर रह गए, हमने अंदर चले गए, उन्होंने अपलोड करना है जो भी डाटा है उसके ऊपर। मैं ना अपलोड कर सकता हूँ ना मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। यानी मैं अगर अपनी मिनिस्ट्री के इंचार्ज की हैसियत से मेरी हर जो मीटिंग होती थी उसमें 0 आवर पहला जो था उसमें मेरी ब्रीफिंग होती थी EVM और आई वोटिंग के ऊपर, और जो बाकी मिनिस्टर्स थे 7 2 3 मुतलका वो भी फिर बोलते थे उसमें। लेकिन वो ब्रीफिंग भी मैं अपलोड नहीं कर सकता था, वो वही अपलोड करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि साइबर सिक्योरिटी उन्होंने बड़ी प्रिवेल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है। अब सिक्योरिटी सिस्टम में से अगर 105 या 108 घंटे या 100 घंटे या 1 घंटा या 2 मिनट की भी चीज कोई लीक होती है, उसकी पिलफरेज होती है, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, और उसके अंदर एक ऐसी खातून जो मुजरिम है, एक ऐसी खातून जो सजा याफ्ता है, एक ऐसी खातून जो पार्लियामेंट की रुकन नहीं है, वो भी उस सारे सीक्रेट बिजनेस का हिस्सा है, और फिर ऐसा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता है सरकारी मुलाजम, उसके बारे में 3 चीफ जस्टिस ने लिख के कहा हुआ है कि आइंदा इसको किसी अच्छी पोस्ट पे, एग्जेक्टिव पोस्ट पे ना लगाया जाए। वो इस वक्त सबसे बड़ा ऑफिसर है जो शहबाज शरीफ के साथ। जाहिर है जो वो कहते हैं ना शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते, तो ये शरीके जुर्म जितने थे उनको इकट्ठा किया गया। ये वो बात थी जिसकी वजह से अब ताज़ा तरीन पे मैं एक कमेंट करके फिर आगे वापस आता हूँ मैं। जी प्लीज गो अहेड। इमरान जब कह रहे थे ना कि इनको कोई सेंसिटिव अपॉइंटमेंट इन मुजरिमों को नहीं करनी चाहिए, तो साबित हो गया ना इनको नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये छुपाएंगे क्या। आप देखें कि इंडिया के साथ हमने और पार्लियामेंट ने बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, पार्लियामेंट ने भी बैन किया हुआ है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की आवाज़ होती है कि हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा जब तक जो उन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन लगाया हुआ है कश्मीरियों पे, और आइन में जो उन्होंने यूनिलैटरल अमेंडमेंट्स किए वो वापस नहीं लेते। हमारी ऑफिशियल पोजीशन यही है ना, ऐसा ही है। तो वो कौन है जिसने ट्रेड करवाया है? ट्रेड करवाया, प्लांट्स मंगवाए जा रहे हैं। अच्छा, ऑडियो आप सुन चुके होंगे। जी हाँ। अब एक पहलू इसका ये हो गया, इसका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसका दूसरा पहलू ये है कि मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि मेरा ये तजर्बा है बतौर मिनिस्टर, और हम उसको कभी घर नहीं लाए। जो दूसरा पहलू है उसका ये है कि लोकली तो हम मैनेज कर सकते हैं, डिबेट को भी, खबरों को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरनेशनली कैसे करेंगे? लेकिन इंटरनेशनली ना हम किसी की आंख के ऊपर उंगली रख सकते हैं कि हकीकत ना देखे, ना किसी के मुंह के ऊपर जाके हाथ डाल सकते हैं कि वो बोले ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसका एक पहलू लोकल है जी, जिसको मैंने कहा मैनेज हो सकता है, और दूसरा इसका जो पहलू है वो बड़ा खतरनाक है, वो है ग्लोबल। मसलन हम कोई मुल्क नहीं है, हम एटमी मुल्क हैं। ओह यस, इस्लामी दुनिया के पहले और आखिरी एटमी मुल्क हैं जी, और जो टोटल हैं उनमें से 7-8, उनमें से हम एक मुल्क हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी 150 तो हमसे कोई किलोमीटरों के हिसाब से, सदियों के हिसाब से नहीं भटकते। ठीक। अब उसी हवाले से हमारी सेंसिटिविटीज भी हैं। हमारी सबसे बड़ी सेंसिटिविटी ये है कि मगरब हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको वो इस्लामिक बॉम्ब कहता रहा है। क्यों? ताकि उसको टारगेट करके किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा ही उनका टारगेट तो यही कहते रहे ना, ये मैं रिकॉर्ड में बातें कर रहा हूँ। अब ये बातें भी ना करें तो क्या कहेंगे? सही बात, एवरीबॉडी नोज। चिड़िया की स्टोरी तो सुनाने वाले हम हैं नहीं। वेरी राइट, प्लीज गो अहेड। 2, तीसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जिस PMO में, यानी जिस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में इस तरह के मज़ाहिया फनकार बैठे हुए हैं कि जिनकी मौजूदगी में कुछ भी महफूज नहीं रहा। यानी जब साइबर अटैक हो गया, डाटा हो गया, डाटा जून से कोई कहता है कोई अगस्त से फॉर सेल पड़ा हुआ है,
जो डार्क वेब है उसके ऊपर, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आप वो बातें करना चाहता हूं जो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। Exactly. इस पे आते हैं। पहला, पाकिस्तान में जो लीक्स हैं उनका आगाज होता है 1997 से जी। पहला लीक ये था कि एक उस वक्त दुर्रानी साहब थे एक इदारे के सरबरा, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सज्जाद अली शाह साहब की कोर्ट में बुलाया गया और उनको कहा गया कि हमें पता लगा कि आप हमारे फ़ोन टैप करते हैं। वो हेयरिंग हुई सारी, मैं भी वहाँ मौजूद था। हेयरिंग के दौरान उनको मजबूरन एफिडेविट देना पड़ा। एफिडेविट में कोई 19 या 21 बंदे थे जिनके वो टेलीफोन टेप कर रहे थे। उन दिनों मैं 2-3 तरह के बड़े केसेस कर रहा था, उनमें से एक बीबी के केसेस थे जी। एक केस मेरे पास जनरल अमीद गुल साहब का था, वो लाहौर हाई कोर्ट में था, वो मैं कर रहा था। और एक केस और था जिसको कहते थे मिडनाइट जैकॉल्स। जी जी जी, ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल्स। बड़े केसेस जो जिनके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस थे, नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मैं कर रहा था। तो वहाँ जो लिस्ट दी गई उस लिस्ट में चीफ जस्टिस का नाम भी शामिल था। इतराफ़ किया गया अदालत के सामने, जजेस के फ़ोन भी टैप हुए हैं और इतराफ़ी जो फहरिस्त दी गई उसमें मेरा नाम भी था कि इसका फ़ोन भी टैप होता। अच्छा, और ये आईबी से रिलेटेड शख्सियात बोल रही थी? ये मुझे नहीं पता कौन शख्सियात थी, एफिडेविट वहाँ पड़ा हुआ है और वो जाके देख ले। अब ये पब्लिक रिकॉर्ड है। मैं इस बहस पे नहीं जाता कौन जिम्मेदार है। सही। वो कौन है जिनके साथ ये जुड़ता है सारा, किसके साथ जुड़ता है। आप बेनिफिशियरी ढूंढते हैं ना हमेशा। ठीक है, हाँ, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है सिचुएशन। बंदा भी मारा जाए, बंदी मारी जाए, कहते हैं जी इसकी जायदाद किसको जाएगी, बेनिफिशियरी है, इसको पकड़ो। ऐसा ही है, ऐसा ही जी। जो किसी जगह मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए वो कहते हैं अच्छा जी मनी लॉन्ड्रिंग का अदाकार और फ्रंट मैन तो ये है, इसके पीछे कौन सा है। ये मकसूद चपड़ासी ने तो कुछ नहीं कमाया ना, कुछ भी नहीं, उसको तो यूज हो गया। मौत के बेवक्त उसको कुछ भी नहीं मिला, यूज हो गया। ठीक है। एक पहलू ये था, ये दौर किसका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 1997-98 है, दौर है नवाज शरीफ का, जब मुशर्रफ आने लगे थे। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद दूसरा जो लीक होता है पाकिस्तान की तारीख में, वो लीक होता है जिस वक्त एक मेमो गेट बनता है। जी जी जी, मेमो गेट्स, ठीक है। आई रिमेंबर, यस। उसमें कौन काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था? नवाज शरीफ। जी जी, आई रिमेंबर। उसके बाद तीसरा लीक आता है जब डॉन लीक्स होते हैं। डॉन लीक्स जब आते हैं तो वो डॉन लीक्स ऐसे ही नहीं चले जाते। डॉन लीक्स के नतीजे में 2 वजीरों को सजा दी जाती है। उनके मेन कैरेक्टर तो आज पीएम हाउस में बैठे हैं, तारिक फातमी साहब बैठे हैं। जी अच्छा, 3 को, बल्कि 3 को। हाँ। एक ने लूज टॉक की, बेचारे दुनिया में नहीं रहे, हमारे पिंडीवाल थे, जी जी, वो चले गए। दूसरे जो थे वो वहाँ बैठे हुए हैं और तीसरे जो है वो वहाँ मंडलाते रहते हैं, उनको भी निकाल दिया गया, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीक से वाले से एक्सेप्ट की। इक्तदार फिर किसका था? नवाज शरीफ का, नून लीग का। हाउस ऑफ कार्ड्स या अब हाउस ऑफ कार्ड्स है, उस वक्त हाउस ऑफ आयरन था नवाज शरीफ का। अब एक और दौर आता है, उसमें मुल्तान लीक्स हैं, जिसमें एक इंग्लिश अखबार के रिपोर्टर को बुला के मुल्तान बुलाया जाता है और वो लीक होता है कि इन्होंने इंडिया को मैसेजिंग किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस। ठीक है जी। अब ये वो मारूफ लीक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त कौन बरसर इक़्तिदार था? नून लीग, नवाज शरीफ। अब ये आखिरी, अल्लाह करे आखिरी, अल्लाह करे आखिरी। मैं कंटेंट पे कोई तबसरा नहीं कह सकते, लेकिन आ तो गई ना चीज। कंटेंट कुछ आया है, कुछ कहते हैं आएगा, मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल जी कि ये खानदान जो शरीफ खानदान है, ये पहले दिन से और बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये कहा हुआ है। ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों ने नहीं कहा हुआ, बल्कि पॉलिटिकल लोग तो इनसे डरते हैं, कहते नहीं हैं कि दिस फैमिली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। ये साबित करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट साबित करते रहते हैं हमेशा। शरीफ खानदान, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ताज़ा मिसाल देता हूँ। 4 महीने की गवर्नमेंट है, आपकी मैशत के साथ हुआ, आपके सामने महंगाई के साथ जो हुआ सामने है, आपके रुपए के साथ हुआ वो सामने है, आपकी नौकरियों के साथ जो हुआ सामने है, रिपोर्टरों के साथ जो हुआ सामने, एंकर्स के साथ हुआ जो सामने है। पूरी रियासत को तोड़ मरोड़ जोड़ के सिर्फ एक पार्टी और उसकी हिमायत करने वाले
और एक लीडर इमरान खान और उसकी हिमायत करने वाले लोगों के पीछे लगा दिया गया। इस दौरान एक वारदात हो जाती है जिसको आप कहते हैं डार्क वेब पे चली गई है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? जाहिर है वही लोग हैं जो हैं गवर्नमेंट में। एक आईबी जो प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो प्राइम मिनिस्टर और उसका वर्किंग रिलेशनशिप होता है थ्रू द इंटीरियर मिनिस्टर। जी जी जी। इंटीरियर मिनिस्ट्री सिर्फ हमारे लोगों को धमकियां देने के अलावा क्या कर रही है मुझे नहीं, बता आज सकता इंटीरियर है? मिनिस्टर ने क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ये तो कोई बड़ा केस नहीं है, प्राइवेट फर्म्स भी इस तरह की चीजें हैक कर लेती होती हैं। तो आई वाज शॉक्ड टू सी दैट स्टेटमेंट। आई मीन आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है कि आपका पीएम ऑफिस स्टेक पे, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है, जिसको आपने कहा कि इस्लामिक बॉम्ब कहती है और वेस्टर्नाइज्ड जो सोसाइटी है वो हमारे लिए क्या सोचती है, तो उसका इंटीरियर मिनिस्टर ये फरमा रहा है। अच्छा देखें, इनको पता सब है, दे आर सर्विंग द मास्टर्स। ये जो बैरून मुल्क लोग हैं जिनकी वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहलाते हैं, उनको सर्व करते हैं। मैं 2 मिसालें इनके पिछले दौर से देता हूँ। इमरान खान के 3.5 साल के पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी ना, 5 साल के लिए। 2 वाक़यात होते हैं। एक वाक़या ये, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात की गवर्नमेंट थी। वाक़या होता है उस वक्त बॉम्बे का। तो किसने कहा था ये हमारे लोग गए थे? नवाज शरीफ ने कहा था, नहीं किसी और ने, कोई सियासतदान और है जिसने कहा? जी जी वही थे। तो बस सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? वो ईंट पकड़ के बाजार में लोगों के पीछे भागे तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं हो सकता, वो न्यूसेंस हो सकती है। दूसरा फिर ये है कि इंडिया के अंदर, जब नवाज शरीफ साहब ने एक होटल में खड़े होकर कहा था कि कारगिल वाज अ मिस एडवेंचर, ये भी तो उन्होंने कहा था। अच्छा, उसी का तो इनाम उसको मिला ना फिर। जी, ये भी उन्होंने कहा। भाई जिस इसाक डार की वाहिद खूबी दुनिया में पहचाना जाता है कि इकोनॉमिक हिटमैन है, दूसरा ये मनी लॉन्ड्रर है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। अब मनी लॉन्ड्रिंग के और नेशनल सिक्योरिटी से खेलने वालों को अगर इनाम के तौर पे कुर्सी मिलेगी तो इस इनामी स्कीम में लोग शामिल होना चाहेंगे ना, और भी। हम तो नहीं जाते उधर। मैं जो बात कर रहा था, दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो पठानकोट का वाक़या, वो पठानकोट कहाँ है? पठानकोट वो है जिसमें 1965 और 71 से हलवाड़ा मेरे गांव कौटा के बिल्कुल पीछे 3.5 मिनट की एयर क्रो फ्लाइट जिसको कहते हैं, एयरक्राफ्ट 3.5 मिनट में पिंडी आ जाता है और दरमियान में कौटा आता है। कश्मीर की 2 पहाड़ियाँ हैं पीछे, जो आज़ाद कश्मीर है इधर और पीछे इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो दोनों हैं। ये पठानकोट है इंडिया में। वाक़या होता है वहाँ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता है। हम उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के इंक्वायरी करें, वो कहते हैं नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि हमारी टीम को दौरा करने दें पठानकोट का, जहाँ आप कहते हैं वाक़या हुआ है, वो कहते हैं नहीं करते। हम उनको कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये गवर्नमेंट कह रही है, पाकिस्तान की रियासत कह रही है, हमसे आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, वो कहते हैं भाई हम नहीं करते। उसके बाद फ़ौरन क्या होता है, नवाज शरीफ की हुकूमत गुजरांवाला में, पठानकोट कहाँ है? इंडिया के अंदर। गुजरांवाला कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। वहां पे पर्चा दर्ज किया जाता है उस मुकदमे का। अंदाजा आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और थ्रेट की बात करते हैं भाई। आपकी गुफ्तगू को मैं इधर ही सर छोटा सा हम पॉज लेंगे, एक ब्रेक है ख्वातीन हज़रात। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर बाबर अवान साहब से इसहाक डार साहब की वापसी से मुताल्लिक बात होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी वापसी और उस वापसी से पहले जो कुछ लंदन के अंदर होता रहा है, जिस तरह फैसला होता रहा है और उस फैसले के मुज़मिरात क्या थे, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का अचानक से रिज़ाइन कर देना और उनका पाकिस्तान वापस आने के लिए पर तोलना कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस पे। वेलकम बैक, एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर आईन व कानून और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब पाकिस्तान पधार चुके, योर टेक। मीर क्या सादा बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये अत्तार भी मगरबी, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी मगरबी, ये मशरिक़ व मगरब में इनकी फैली हुई जायदादें, इनकी कहानियाँ सारी दुनिया को पता है कि सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है उसकी, और वो ये है कि पाकिस्तान को कोमे में डाल के एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वो बैठ के मुल्क से बाहर भागा था। कानून ने मेहंदी लगा ली, उसने कहा कि जब पाँव में मेहंदी लगी हो मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, ठीक है। वो आपने सुना हुआ है ना, मेरे ख्याल में अख्तर शिरानी या किसका है कि मैंने ख़त लिख के उनको बुलाया
आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। फिर ये बीमार हो गया। ये इनकी ख़ानदानी वसफ़ है पूरे हाउस ऑफ, जो कार्ड्स है अब हाउस ऑफ आयरन होता था कभी, और जो थ्रेट है इस मुल्क के लिए पूरी नेशनल सिक्योरिटी, वो उनका तरीका वारदात है, वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। वो बीमारी बगैर इलाज के फिर ठीक हो जाती है और अचानक पहले वो जानलेवा होती है अचानक। अच्छा, बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि मेरी चोरी माफ़ कर दो, जो मैंने लूटे इंशाल्लाह। हो गया, रेफरेंसेस वापस हो गया सर। ने वो दावा इस्ता करते हैं कि जो मैंने लूटे इंशाल्लाह आइंदा वो नहीं लूटूंगा, उससे 10 गुना ज़्यादा लूटूंगा। अब जो लूट का माल है वहाँ जो आप बड़े बड़े देखेंगे ना, मैं गया एक क्वीन मैरी का एक किला है, उसमें मैं स्कॉटलैंड में गया और मुझे लेके गए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो आखिरी उनका लिबास था वो भी वहाँ पे लगा हुआ है, और उनकी 3 तलवारें, एक लोहे की है, एक सोने की है, एक मिक्स्ड है, वो लगी हुई है, मुख्तलिफ चीज़ें, और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑफ लूट। अच्छा, हाँ, लफ्ज़ हैं जी, आर्टिकल्स ऑफ लूट। लूट उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी और सारी जुबानों में लूटा हुआ एक है। आर्टिकल्स ऑफ लूट टेकन इन पोजेशन फ्रॉम द टाइगर ऑफ मैसूर्स रेजिडेंस, नीचे लिखा हुआ है उनका नाम टिपू सुल्तान, ठीक है, उस साथ टाइगर ऑफ मैसूर भी लिखा हुआ है, और हमने ये माल वहाँ से लूटा है। ये भी वही कर रहे हैं इस कौम के साथ, इससे और इज्तिमाई हमारी शऊर के साथ, इससे बड़ी आइन के साथ, इससे बड़ी, और हमारे मुस्तकबिल जो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि बेईमान होना बड़ा ज़रूरी है, चोर होना बड़ा ज़रूरी है, लूटना बड़ा ज़रूरी है, पैसे इतने हो कि आपकी तरफ कोई देख ना सके। एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के मुल्ज़िम जाता है, दूसरे वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के मुल्ज़िम आता है, वापस आ जाता है। कोई पाकिस्तान में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि जब तक मुल्ज़िम पेश ना हो अदालत में उसको रिलीफ नहीं मिलता। ये लंदन में बैठा हुआ इसको रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, आप तो माशाल्लाह लॉ को बड़े क्लोजली जानते भी हैं और आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये किस तरह का मुल्क है जिसके लिए आप सरजमीन बेआइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? यानी अगर एक नॉर्मल सी 13वें स्केल की नौकरी के लिए भी किसी को अप्लाई करना हो ना, उसको छोड़ दें नायब कासिद या खाकरोब की नौकरी के लिए भी, तो उसको अपने मोहल्ले के थाने के SHO से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वरना उसको नौकरी नहीं मिलती। और हमारे यहाँ मुल्क में अलमिया ये है कि जिन साहब के बारे में आज से 3 साल पहले हमें ये बताया गया कि इन्होंने मुल्क की मईशत डुबोई है और ये लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं और इनका पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं है और पता नहीं क्या क्या कुछ, आज वो वापस आते हैं, पूरी की पूरी काबीना उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोई कॉन्विक्ट है, कोई अबूरी जमानत पे है। तो जो मुल्क चला रहे हैं उनका भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना चाहिए कहीं से या नहीं बनना चाहिए सर? ये इनका जो मेरे आप जैसे और जो फर्श साफ करते हैं, मेरे ख्याल में तो मुझसे तो वो बड़े आदमी हैं, आई विल बी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं उनमें शामिल हूँ जो गंदगी डालते हैं। ऐसा ही है, वो हैं जो मेरी गंदगी फेंकी हुई उठाते हैं, सफाई करते हैं। तो ये दुनिया का वाहिद मज़हब है जो आपका मज़हब है, मेरा मज़हब है और हर बाशऊर का मज़हब है कि जिसमें 50% मार्क्स तो सफाई के हैं। बेशक आधे दुनिया का वाहिद मज़हब है कि आप साफ़ सुथरे हैं अंदर से बाहर से, आपकी आंख ठीक है, दिल ठीक है, नीयत ठीक है, गली ठीक है, घर ठीक है, मोहल्ला ठीक है, आप किसी जगह पब्लिक प्लेस पे थूकते नहीं हैं, आप किसी जगह कोई चीज़ फेंकते नहीं हैं, फेंकी हुई चीज़ को उठा के परे रख सकते हैं। तो बाकी जगह तो पता नहीं क्या क्या जोग कष्ट लोग काटने के बाकी मज़ाहिब में होगा। यहाँ तो सिंपली 50% मार्क्स आपने लेने हैं, पास 33 वाला होता है, ठीक है, तो आपने 50% तो सफाई के मार्क्स, ग्रेस मार्क्स पहले ही मिल गए, मिल गए, पासिंग मार्क्स। जो असल इशू है वो ये है कि जब आप लोगों को ये सबक देंगे कि जो चोर होगा उसको इक़्तिदार में हम वापस ला सकते हैं, जब आप लोगों को ये सबक देंगे कि आपकी राय कोई अहमियत नहीं रखती, जब आप लोगों को कहेंगे आइन और कानून ये मोम की गुड़िया है, जिस तरह की इसको, जिस तरह वो प्ले डॉ होता है बच्चों का, आप बकरी से उसको कुत्ता बना सकते हैं, तो फिर ये जो धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के, वही इक़्तिदार में लौट लौट के आते रहेंगे जब तक आम इंतखाबात करा के आप सीधा सीधा एक ऐसा इलेक्शन नहीं कराते जो क्रेडिबल हो। अब जब हम कहते थे कि क्रेडिबल इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन नया हो, तो इन लीक्स में क्या कह रहा है एक वजीर, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस तरीके से, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये आप चले जाएं जी, आप जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशन आई कि आप चले जाएं पार्लियामेंट में, फैसले कहाँ हो रहे हैं, लंदन हो रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के हमने क्या करना है।
अब ये वाला फैसला भी तो लंदन में ही हुआ है, लंदन में फैसला हुआ कि इतने लोगों में से 8 आपने कबूल करने हैं। वो फैसला करने के बाद आगे कहा गया, यानी वो फैसला ना पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में जब नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन में किधर, पाकिस्तान में ही है ना। इलेक्शन कमीशन अगर लंदन का इनका कोई खुफिया ऑफिस है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता। ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो है ऑडियो लीक, ये एक इटसेल्फ बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। जो ऑडियो के अंदर डिस्कशन हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो डिस्कशन हुई है वो डायरेक्टली आपको यानी पीटीआई को डेंट पहुंचा रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं लीगली? देखिए, 2 हमारे केसेस जो हैं वो डायरेक्टली उससे रिलेट करते हैं सर। एक ये है कि जब हम कह रहे थे कि आप सारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते, देखिए ना, किसी के पास जॉब है या किसी के पास कोई पोजीशन है तो उसकी जगह मैंने तो नहीं इस्तीफा देना ना, या कोई कानून दान ने तो नहीं कोई ऐसा नुस्खा दरियाफ्त करना और अदालत ने कि इस्तीफा कैसे दे। वो तो इस्तीफा का मतलब ही है कि मैं मुस्ताफ़ी हो गया, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन। मैंने बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा वज़ीर कानून की हैसियत से मैंने इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा मुशीर पार्लिमानी अमूर की हैसियत से मैंने इस्तीफ़ा दिया, और अब आखिरी दफ़ा मेरा इस्तीफ़ा पहला था कैबिनेट में से जी। मेरे बाद फवाद 2 दिन या 3 दिन लॉ मिनिस्टर भी रहे। पहले आप थे? मैं पहले था साहब, इसलिए कि जो ही रात वाली अदालत खुलती है तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया कि आई विल गो एंड आई विल अपीयर ओवर देयर। तो मैंने जाके वहाँ पे कहा कि जी मैंने वकालत शुरू कर दिया, और जो इदारा मुतलका उनको मैंने इंटीमेट किया। जो असल इशू है वो 2 हिस्सों में इसको आप तकसीम कीजिए। एक हिस्सा ये है कि जब हम कहते थे कि ये बदनीति के साथ किया गया है तो हमारी बात उस वक्त बज़ाहिर जायज़ नहीं लगती थी, अब तो साबित हो गया और ये हो गई आपकी बात के ऊपर। अच्छा, ऑडियो केस, ऑडियो क्या कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है सर? नहीं, वो अलग बहस हो जाएगी। एडमिसिबल एविडेंस जाती है कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिसडिक्शन में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में है? वहां भी होती है लेकिन वो फिर और लॉ है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट है। अच्छा। कयूम मलिक की और काजमी साहब की डीबी थी जी। बीबी का मैं वकील था, हफीज पीरजादा और फारूक नायक आसिफ जरदारी के वकील थे। जी। और उस बेंच ने जो फैसला किया था उसकी रिकॉर्डिंग आईबी के एक साहब थे, उन्होंने की और वो फिर मुल्क से बाहर चले गए। और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जब पब्लिक की, उस वक्त ये मीडियम्स नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रिकॉर्डिंग जब आई, वो रिकॉर्डिंग उठा के हमने दी। उन्होंने केस का फैसला उन्होंने एबॉलिश करके कहा कि इसको दोबारा सुना जाए, रीट्रायल कर दिया। अच्छा, करना तो बड़ी चाहिए था, 7 हथकड़ियाँ भी मारनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन जो फैसला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए द प्रेसिडेंट इज दैट, वहाँ नज़ीर अदालती मौजूद है जहाँ पे, और वो रिपोर्टेड केस है। और उसके कई जगह के ऊपर मेरे साथ जो अदालती इरेगुलरिटीज़ हो रही थी कि ज़बरदस्ती ये बयान कराएं, ये कराएं, ये लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो जिसको हिट करता है वो ये कि हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, वो साबित हो गया। वो उसमें अब ये जब वो जो ओथ है वो है शेड्यूल 3(2), इसमें हल्फ है मुख्तलिफ ओहदों के। ओथ ये है कि मैं बगैर किसी फेवर और फियर के काम करूंगा। जो फेवर जिसकी साबित हो जाए ऑडियो के जरिए से, फियर होगा ना, कोई किसी चीज़ का तो फियर होगा, किसी रिश्तेदार को नुकसान ना हो जाए, कोई कहीं बैठा हुआ है, ऐसे ही। किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द को ना हो जाए, ये भी फियर होता है। और मुझसे जो कुछ वादा है वो ना कहीं छिन जाए, वो भी फियर हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा फियर है। ये भी प्रूवन केस है। अब ये जाएंगे अदालत में डेफिनेटली। आप लोग प्लान कर रहे हैं? वी आर इन द प्रोसेस। ठीक है। एक और, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि किसी ने ये कहा, पीडीएम के मिनिस्टर ने या नून लीगिया ने ये कहा कि देखें ये तो छोटी सी बात है। राणा सनाउल्लाह ने कहा। नहीं, ये तो पहले भी कहा गया था ना। हाँ। कि मियाँ साहब तुसी क्यों फिक्र कर दो, आपे ही लोग पनामा नू भूल जाएंगे। पनामा नू लोग नहीं भूले, अभी तक नहीं भूले। हाँ, आज भी डिस्कशन तो होती है। इसको भी नहीं भूलेंगे। ये पनामा प्लस है, सीरियस सिक्योरिटी। ये पनामा प्लस है। वो तो जो कुछ हुआ था वो किसी जरिए से बाहर से, वो जो फौजनिका थी, क्या नाम था उसका, वो उसका एक लॉ फर्म थी, जी। उसके जरिए से यहाँ पे आया था। ये तो यहाँ से बाहर चला गया है, बाहर से ये डार्क वेब पे आया, वहां से कई महीने बाद मोज़ैक फौजनिका थे ना, मुझे याद है। अच्छा, अब जो कई महीने बाद वो उभर के पाकिस्तान के जो होराइजन है इस पे, मेरा तो ये ख्याल है, मैं बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं इस ख्याल का इजहार करूं कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर दी सुओ मोटो नोटिस।
और डेफिनेटली होना और चाहिए। हमारी मौजूदा अदलिया को इसके ऊपर देखना भी चाहिए। मेरी तरफ से तो गुजारिश है एज अ लॉयर कि इसको जरूर नोटिस लेना चाहिए। उसका सबब मैं आपको बताता हूँ। जो सुओ मोटो नोटिस नंबर 1 हुआ था वो ये था कि मुल्की निज़ाम के ख़तरे की कोई पेशन गोई है। कुछ लोग कहते हैं कुछ वकीलों ने की थी, कुछ लोग कहते हैं कुछ और जरिया था। ये जो भी जरिया था ये तो खुल के आ गया कि मुल्की निज़ाम नहीं, मुल्क का PM ऑफिस खतरे में। अल्लाह ना करे और अल्लाह ना करे। देखें, इस PM ऑफिस में खान साहब बैठे हों, शहबाज शरीफ या कोई और बैठा हो, इस PM ऑफिस की जो सेंटिटी है ना उसको नहीं, सेंटिटी बरकरार रखने के लिए चोर वहाँ ना बैठे, हाँ। डाकू को एंटर होने की इजाज़त ना दी जाए। जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं उनको एक PM के जहाज में बाहर भेज के मुलजिम कह के दूसरे वापस ना लाया जाए, तब सेंटिटी बरकरार रहेगी। देखिए पानी किस तरह पाक रह सकता है, नापाक चीजें उसमें आप शामिल ना करें। सही है। एक पूरा इतना बड़ा अगर कड़ा हो ना दूध का, उसमें एक कतरा नापाक सबको पलीद कर देता है। पूरा आपका वो ये सिस्टम ठीक करना है अगर, तो थोड़ी सी करप्शन, थोड़ा सा अच्छा दहशतगर्द, थोड़ा सा करप्ट मेरा दोस्त चीफ सेक्रेटरी, ये आपको खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा करप्ट पुलिस वाला, जरा सा करप्ट निज़ाम कानून और इंसाफ, ये नहीं चल सकता। ये नहीं चल सकता। अच्छा सर, एक तो चीज़ ये हो गई। अब ये बताइए कि लीगल एस्पेक्ट तो आ गया इसका, क्या पॉलिटिकली भी ये कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस ऑडियो लीक स्कैम? हो गया। ये मैं इसको कहता हूँ, पिछले दिनों में आई एम इनटू अरेबिक मीडिया लॉट और जी नज़र रखता हूँ पूरी। तो वहाँ जो एम्बेसी है वो चला रहा था उनका एक चैनल, उसने जनाज़तुल कर्न द फ्यूनरल ऑफ द सेंचुरी क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए चलाया। अच्छा, तो आप जो कहते हैं ना कि ये टर्न हो सकता है, ये टर्न ऑफ द कर्न, एक मैंने अंग्रेजी इस्तेमाल किया, सेंचुरी का टर्न है जी। कर्न कहते हैं सदी को, सदी का सबसे बड़ा टर्न है। यस है। ये तो ये देखें, ये टर्मिनोलॉजी आ गई है, इस्तेलाह बदल जाएगा इसकी वजह से। ये न्यूज़ रूम देख रहे हैं, बाबर अवान साहब ने कहा है कि ये जो स्कैंडल है, स्कैम है मुबैना ऑडियो लीक का, जिसकी जो तवालत है तकरीबन कोई 110 घंटे पर मबनी है और तकरीबन 8 GB का डेटा है, इसको ये कह रहे हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा टर्न है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इस्तेलाह। सर, जो बाइडन से शहबाज शरीफ साहब इशाइये पे मुलाकात हुई और उस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ये बोलते हैं कि इससे जो आइस है वो ब्रेक हुई है। यार मैं वो कहते हैं मुस्तार लेना उधार लूँगा। किसी यंग लड़की या लड़के का एक कमेंट था, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा इस पर। सर प्लीज़, आपकी इजाज़त होगी है, वो मैं बता देता हूँ। जी। उसने फ़ोटो लगाई और नीचे लिखा कि बिल आखिर, मेरे ख्याल में वो जर्नलिस्ट है, लड़का है। तो उससे मिलता जुलता नाम एक मेरे मिलने वाला भी है, मुझे नहीं पता, इट इज़ दैट जेंटलमैन, आई एम नॉट मेंशनिंग हिम। उसने लिखा कि बिल आखिर शहबाज शरीफ अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह अकबर। साइफर ने तो तख्लीक किया इसको, साजिश ने तो इम्पोर्ट किया इसको, मुदाखलत ने तो बिठाया इसको। चले, वैसे लफ्ज़ खाले के मजाजी यूज़ होता तो कुछ और सोच होती मेरी। खैर, अच्छा, ये साइफर से मुताल्लिक़ खान साहब ये कह चुके हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का जो मशवरा है वो अंडरस्टैंडेबल है, साथ में अगर वो साइफर की भी तहकीकात कर दे तो कितना ज़बरदस्त कमेंट है खान साहब की जानिब से। ये देखिए जी, ये हमारा मौक़िफ़ है पहले दिन से। मैं पहले दिन को ही जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में जाके पेश हुआ तो मैंने यही बात की थी। मैंने कहा आप इसकी तहकीकात कर लें। फिर जब आर्ग्यूमेंट में कर रहा था, मेरे आर्ग्यूमेंट में किसी ने मुदाखलत करके कहा आप नहीं पढ़ सकते इसको और ये मैं पढ़ूंगा, तब भी मैंने कहा था इसकी तहकीकात कर लें। ज़ाहिर मुझे इंस्ट्रक्शंस थी, हम क्लाइंट के लिए जो कह रहे होते हैं अंडर इंस्ट्रक्शंस कह रहे होते हैं, और ये हमारा फैसला था, बड़ा पक्का फैसला था। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने कहा, उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा, और मुसलसल इमरान खान कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिस तरह ये जो कंटेंट क्या है, मैंने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की कि क्या निकला क्या नहीं निकला, इसलिए कि मुझे यकीन है कि ये तहकीकात अगर आज ना हुई तो हमारी गवर्नमेंट आने की देर है, हम तो इस सब की तहकीकात करवाएंगे। तो आप लोग असेंबली में जाहिर है जी करनी चाहिए, नहीं करवाएंगे तो मैं बोलूंगा करवाओ तहकीकात। राइट, तो आप लोग असेंबली में, मैं बोलूंगा करवाओ तहकीकात। असेंबली में जाएंगे जो मशवरा दिया गया, असेंबलियों में इंशाअल्लाह हम जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे 2/3 मेजॉरिटी से। दूसरे आम इंतखाबात के बाद जो 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। खान साहब ये असेंबली आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये असेंबली आउट ऑफ क्वेश्चन, ये कहाँ से असेंबली है? कोई असेंबली वाली हरकत आपने करते हुए इनको कोई
हमने नहीं अच्छा, देखी। फिर वो यानी स्पीकर का ऑफिस भी, उसके साथ भी अजीब वो एक सिलसिला हुआ है कि फैसला कहीं और हो रहा है। हाँ। डिक्टेशन स्पीकर को जा रही है। वो एंजॉय कर रहे हैं नियाग्रा फॉल्स को सर, आपने देखा है? पता नहीं, वो वीडियो देखी नहीं देखी। अच्छा सर, एक लास्ट कमेंट, खान साहब की फाइनल कॉल का इंतजार करते करते अवाम जो है ना वो वर्ता हैरत में है कि कितना टाइम और लगेगा और फाइनल नहीं, कॉल कोई टाइम नहीं लगेगा। और जो फाइनल होता है उसकी तैयारियां होती हैं। आपको पता है, अगर PSL का फाइनल हो उसकी भी तैयारियां होती हैं, वर्ल्ड कप की तैयारियां होती हैं। ये समझिए सियासत का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अच्छा। और उसकी तैयारियां कुछ हमारी तरफ से हैं, कुछ कुदरत की तरफ से। ये सारा जो कुछ हो रहा है सामने आ रहा है, ये कुदरत कहते हैं कि आपकी नीयत अगर ठीक है तो फिर मिस्टीरियस यानी ना नज़र आने वाले तरीके से कुदरत आपकी मदद करती है। अल्लाह ताला की ज़ात कुदरत है, जो कुदरत कामला जिसको हासिल है, उसके ऊपर आप तकिया कर लें तो बाकी हेच होते हैं। उसके बाद जो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी नहीं बनाना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि हम इसरार करते रहे हैं। जहाँ से इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर उठता है, वो जिन्होंने इंपोर्ट करके यहाँ भेजा, उनके मुल्क में बैठ के एक इंटरव्यू में कहता है कि पाकिस्तान कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं है। बहुत बड़ी अच्छा, बात है। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ? फौरन यूं जमीन पे गए आपके स्कूक बॉन्ड्स, फौरन यूं जमीन पे गई आपकी सारी की सारी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई ना। ये तो हम अपोजिशन है इस मुल्क की असली सबसे बड़ी, और जो पार्लियामेंट के अंदर भी ज्यादा है, पब्लिक में भी ज्यादा है। पाकिस्तान तरीके से हमने भी लफ्जों को एहतियात से इस्तेमाल किया पिछले आपके शो तक। जी जी, नहीं, लफ्जों को एहतियात से, यू आर वेरी केयरफुल, यू गाइस आर वेरी, इसलिए कि मुल्क की फिक्र है ना, कोई डर खौफ थोड़ा ही है किसी को। डर खौफ जिनको होता है वो जहाजों में बैठते हैं, भाग जाते हैं, फिर उनकी बेइज्जती भी कोई नहीं होती भगोड़े होने के बावजूद भी। फिर वो इज्जत के साथ एक और प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों में और उस पर चढ़ के वो आ जाते हैं, कभी टैंकों पे और कभी जहाज़ों पे। जो असल इशू है वो ये है कि लोगों का जितना मजीद टेस्ट लेंगे उसका नतीजा खौफनाक होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी, लोगों के बहुत शदीद गम, गुस्सा, मसाइल, तकलीफ़ें, उनके कष्ट, उनकी जो जितनी बेइज्जती और बेतौकीरी हो रही है, जब ख़रीदने जाते हैं कुव्वत ख़रीद कोई नहीं है, रोटी पूरी नहीं है, सांप हैं, बिच्छू हैं और पानी है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। वो मेकअप करके दोनों, एक खारजी अमूर वाला भी और उससे बड़ा जो इम्पोर्टेड है, वो बाहर फिरते रहते हैं। इन हालात में इमरान खान है जो दरमियान में खड़ा होकर कहता है मैं जमहूरी तरीके से आऊँगा। फ़र्ज़ करें कि किसी दिन वो दीवार से वो कहे कि जी आप आ जाओ ज़रा बाहर, उस तरीके से आओ जिस तरह तुम आना चाहते हो। और उन्होंने ये हिंट भी दिया है, उनको कहा जा रहा था कि तुम जब आओगे तो हम बंदोबस्त करेंगे। क्या बंदोबस्त करोगे? तुम मुझे हज़ारे जाके दिखा दो, चलो इतने शेर के बच्चे हो। तुम मुझे कोला पुल क्रॉस करके दिखा दो, इतने शेर के बच्चे हो। तुम मुझे फैजाबाद क्रॉस करके दिखा दो ना, चल ना मेरे साथ चल के मैं तुम्हें कौटा चाय पिलाता हूँ, आ जाए ना कोई भी। तो 7.25 किलोमीटर से बाहर नहीं निकल सकते, बढ़के इतनी मारते। इमरान ने उनको दुरुस्त कहा है, इमरान खान ने कहा है कि जो तुम करोगे मुझे पता है, लेकिन जो मैं करूंगा वो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है और तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डॉक्टर तो आप भी उनको कहे ना कि चल मैं तेनू अपना पिंड बखावा। वेरी काइंड ऑफ यू सर, आपने एक अवतार हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम ऑलवेज, थैंक यू। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, चांद तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।